जो है ना, यूनिट 3 का जो टाइटल है इस तरह से है, इक्विलाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन। देखिए यूनिट का नाम ही ना ऑलमोस्ट आधा कंटेंट आपको डिलीवर कर देगा इफ यू अंडरस्टैंड द नेम इन अ प्रॉपर मैनर। जैसे देखिए ये क्या है, इक्विलाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन। इक्विलाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है, इसका एक बड़ा सिंपल मीनिंग आ रहा है ना कि ये एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात किया जा रहा है। मतलब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द सिलेबस वाज फ्रेम्ड आउट, जब सिलेबस बनाया गया था, ऑलमोस्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात है, इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस की बात है, ठीक है ना। तो उस टाइम में क्या था, हमारे सोसाइटी में एजुकेशन वाज नॉट इक्वल, है ना। मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज वेयर नॉट देयर टू एवरीवन, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं था। एंड यूनिवर्सलाइजेशन मतलब मेकिंग इट कॉमन टू ऑल, यानी कि सभी लोग जो हैं हमारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया उसको इन ए कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, कंप्लीट मैनर में एजुकेशन को अचीव कर पाए, मे इट बी एलिमेंट्री और सेकेंडरी। मतलब एजुकेशन क्या था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द कंट्री अनइवन था, कहीं ज़्यादा था कहीं कम था। ऐसा भी हो सकता था कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को एजुकेशन के लिए एम्पावर किया जा रहा है, ठीक है ना, बाकी एक सेक्शन है जो सप्रेस हो जा रहा है। तो ये सारे जो डिस्क्रिपेंसीज थे, जिसको प्रॉब्लम्स कहते हैं हम लोग, इन सब प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने की कोशिश की गई एंड दैट अटेम्प्ट was defined as equalization and universalization of elementary and secondary education, so and so, इस तरह से, ठीक है ना। तो यूनिट 2 का सिलेबस थोड़ा आप लोग रिकॉल करिए। देखिए मैंने लिख रखा है आप लोगों के लिए सो दैट के लिखने में टाइम कम कंज्यूम हो, ठीक है ना। पोस्ट इंडिपेंडेंस, कब मिला था हमको इंडिपेंडेंस, 1947, ठीक है। 1947 में ही मिला था ना, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, आई डोंट रिमेम्बर। तो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन पहली बार बनाया गया इन 1948 एंड इट वाज सबमिटेड इन 1949। उसके बाद दूसरा कमीशन बना सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। देखिए ये यूनिवर्सिटी को डील करता था, ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है, मतलब बाय डिफॉल्ट ये स्कूल सिस्टम को डील कर रहा है। इसका एक सेकेंड नेम मुडालियर कमीशन भी है, ठीक है ना। फिर इंडियन एजुकेशन कमीशन बना, इंक्लूडिंग बोथ द कमीशंस, इन दोनों के कंसेप्ट को लेके। उसके बाद एनपीई बनाया गया, दैट इज इन 1986 इट वाज फ्रेम्ड। 1992 में मॉडिफाई हुआ, फिर आगे भी मॉडिफाई हुआ, 2020 में भी ये मॉडिफाई होकर आया है, दैट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है ना। तो ये टाइम टू टाइम मॉडिफाई होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह से आप एक बात नोट करिए कि कमीशन का मीनिंग मैंने क्या बताया था पहले। कमीशन का एक सिंपल सा मीनिंग अगर आप समझेंगे तो मैंने ये बताया होगा आपको, या आपको खुद भी मालूम हो कि व्हाट इज कमीशन। कमीशन का बड़ा सिंपल एक मीनिंग आता है, नोटिंग डाउन, फाइंडिंग आउट भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स। यानी कि जिस चीज के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके प्रॉब्लम्स को नोट करना एंड टू सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड मतलब सॉल्यूशन, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करना और सॉल्यूशंस को सजेस्ट करना, ये था कमीशंस का काम, और ये कमीशंस का मीनिंग भी होता है। तो पहले क्या हुआ, यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे, कंपोजिट लेवल पे 3-4 कमीशंस बनाए गए। इन सारे कमीशंस के अंडर में विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यू, सर्वे, क्वेश्चनियर एटसेट्रा, बहुत सारे मेथड्स को अप्लाई करके एजुकेशन सिस्टम के लगभग सारे प्रॉब्लम्स को नोट डाउन किया गया और उसके सजेशंस को भी एक साइड में नोट डाउन किया गया। तो टेकिंग देम ऑल इनटू अकाउंट, हर चीज को, उन सारे प्रॉब्लम्स को और सॉल्यूशंस को कंसीडर करने के बाद ये चीज बनाया गया, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। इसका भी हिस्ट्री मैंने आपको पहले बता रखा था। एक्चुअली ये 1986 में सेकेंड टाइम था,
फर्स्ट टाइम आई थिंक इट वाज डन इन 1968, है ना। पहला बार ये 1968 में बनाया गया था। हम्म, 1968 में बनाया गया था। उस टाइम इंदिरा गांधी जो थी देश की प्राइम मिनिस्टर थी। उसके बाद 1986 में बनाया गया दूसरी बार। एट दैट टाइम राजीव गांधी वाज द पीएम ऑफ इंडिया। 2020 में बनाया गया था, कौन पीएम था भाई, या कौन पीएम है ना, यू नो वेल। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि आप नोट डाउन करिए कि सिलेबस जो है ना काफ़ी इंटरकनेक्टेड है, या इंटरवेब भी कह सकते हैं कि इंटरवेबेड है, कि सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर इसको छोड़ के पहले दूसरा पढ़ा जाएगा तो वो समझ में कम आएगा। तो कमीशन के हेल्प से सारे प्रॉब्लम्स को निकाल लिया गया, सॉल्यूशंस को सजेस्ट कर दिया गया, और पॉलिसी में उन सारी चीज़ों को फिल्टर करके इम्प्लीमेंट कर दिया गया। देखिए, पॉलिसी का क्या मतलब होता है ना, पॉलिसी का मतलब आप ये मान सकते हैं कि सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। पहले मैंने बताया था पॉलिसी का क्या मतलब हो रहा है। जब एनपीई बन गया, नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन, तो पॉलिसी डिफाइंस क्या, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये होता है पॉलिसी का मीनिंग। व्हाट इज कॉल्ड अ पॉलिसी? इट इज अ सेट और सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, आप ऐसा कह सकते हैं पॉलिसी को डिफाइन करने के लिए। तो देखिए, जब पॉलिसी बन गया ना, जब एक पर्टिकुलर पॉलिसी फ्रेम आउट कर लिया गया कि हमारे देश में एजुकेशन को लेकर हम इस तरह के पॉलिसी को एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, तो पॉलिसी तो बन गया। ठीक है, बना किस लिए भाई? एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए बनाया गया, ठीक है ना। तो एजुकेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? सिंपल बात है, यहाँ से स्टार्ट होता है एजुकेशन, एलिमेंट्री सेक्शन से। आगे कहाँ चलता है? सेकेंडरी तक, फिर सीनियर सेकेंडरी तक, फिर कॉलेज तक, फिर यूनिवर्सिटी तक, सो एंड सो, ऐसे एजुकेशन चलते रहता है। तो जब पॉलिसी बन गया तो अब पहला आईसाइट कहाँ दिया गया कि भाई देश में एजुकेशन को थोड़ा सा समृद्ध किया जाए, एजुकेशन को तरीके से इम्प्रूव किया जाए। तो इम्प्रूवमेंट तभी होगा जब आपके बॉटम में इम्प्रूवमेंट हो। तो बॉटम इज व्हाट? एलिमेंट्री एजुकेशन। इसीलिए इस यूनिट का नाम पड़ा इक्विलाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है ना, इस तरह से इसको यूनिट को फ्रेम आउट किया गया है। देखिए, गवर्नमेंट ने डिसीजन तो ले लिया, उसको इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश की कहीं ना कहीं, अप टू सम एक्सटेंट, पर अकॉर्डिंग टू मी यूनिवर्सलाइजेशन तो कहीं ना कहीं सक्सेस हुआ है अप टू सम एक्सटेंट, बट इक्विलाइजेशन ना अभी तक कायदे से इम्प्लीमेंट होना और कायदे से सक्सेस होना दोनों बाकी है। मतलब दो इट हैज़ हैपेंड, इट हैपेंड पार्शियली। ये कहीं ना कहीं ठीक ठाक है, प्रॉपर तरीके से चलता है, क्योंकि यूनिवर्सलाइजेशन का जो सिंपल मीनिंग आ रहा है ना, टू मेक इट कॉमन टू ऑल। तो जब कॉमन टू ऑल बनाने के लिए बहुत सारे बॉडीज आ गए। पहले के ज़माने में क्या था? एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ ये प्रोवाइड करता था गवर्नमेंट बॉडीज। अब ये बात चल रही है, मान लीजिए 1948 ही पकड़ ले रहे हैं, जब फर्स्ट कमीशन बना तब से। तो 1948 से लेकर आज तक का जर्नी अगर हम लोग मानते हैं, 2023 जो भी साल बना, तो गवर्नमेंट के साथ साथ क्या हुआ, इसमें बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए। तो जब सर्विस सिंगल है और सर्विस प्रोवाइडर बहुत सारे हैं, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा? यूनिवर्सल हो जाएगा, ठीक है ना, इजिली एक्सेसिबल हो जाएगा। इसीलिए यूनिवर्सलाइजेशन हैज गॉट सक्सेस, बट इक्विलाइजेशन इज येट टू। ठीक है ना। इक्विलाइजेशन का प्रॉपर मीनिंग मैं आपको बता दूं। देखिए, ये कहीं ना सक्सेस होने से था, ये सक्सेस नहीं होगा। रीजन ये है कि शायद 76 तक एजुकेशन जो था वो सेंटर के लिस्ट में था, यूनियन लिस्ट में। माइंड इट, मैंने 3 लिस्ट बताया होगा आप लोगों को, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट मतलब
स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का प्रॉपर अथॉरिटी उसके ऊपर होता है, ठीक है ना। तो प्रायर टू 1976 इट वाज विद द यूनियन लिस्ट, पर 76 के बाद ये क्या हो गया, कंकरेंट लिस्ट में आ गया। तो जैसे ये कंकरेंट लिस्ट में आ गया ना, तो सारे स्टेट्स ने क्या किया, अपना अपना सिलेबस, अपना करिकुलम, अपना बुक्स एटसेट्रा स्कूल में चलाने लगे, ठीक है ना। तो जब आप अपना अपना ही चलाएंगे तो नेशनल लेवल पे इक्वल कैसे होगा, कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ये बात स्पेशली लाइक करता है इन केस ऑफ द बोर्ड और इंस्टीट्यूशंस रन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। वहीं अगर प्राइवेट प्लेयर्स की बात की जाए, मान लीजिए सीबीएसई हुआ, आईसीएसई हुआ, या और भी कोई XYZ जो प्राइवेट बोर्ड है, ये अगर ग्लोबल लेवल पर भी पढ़ा रहे हैं ना, तो इनका सिलेबस क्या है, सेम है। जो इंडिया में है वो इंडिया के बाहर है। जो सिलेबस वेस्ट बंगाल में केवीएस में पढ़ाया जा रहा है, वही सिलेबस अदर स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस या सेंट्रल बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशंस है सेंट्रल गवर्नमेंट्स के, वो कहीं ना कहीं इक्वलाइजेशन के रोल को कवर अप करते हैं, बट इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इट फेल्स अप टू सम एक्सटेंट, दो इट डजंट फेल फुल्ली, पर थोड़ा बहुत ये वहाँ पे प्लग करता है, ठीक है ना। ज़्यादातर बेरी रह जाता है लैंग्वेज के इश्यूज़ में, कल्चर के इश्यूज़ में, ज्योग्राफी के इश्यूज़ में। यहाँ पे आप स्टेट के लिए पढ़ते हैं, वेयर सेंट्रल एजुकेशन सिस्टम पे या सेंट्रल बोर्ड्स वगैरह में नेशनल लेवल पे पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इक्वलाइजेशन और यूनिवर्सलाइजेशन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देखिए फाइनली बात चल रहा है एजुकेशन को लेके, है ना। तो पहले एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए क्या किया गया, कमीशंस प्लान किए गए। कमीशंस के बाद पॉलिसीज बनाए गए, पॉलिसीज बन गया तो उसको इम्प्लीमेंट किया गया, मतलब लागू किया गया, ठीक है ना, ब्रॉट इनटू इफेक्ट। ये सारा जो स्टेप्स है ना, ये सारा जो काम है, ये क्यों किया जा रहा है, फॉर अ सिंगल रीजन, एजुकेशन का एक सिंगल और मास्टर रीजन आप जान के रखिए, वी ऑल आर मेंट, कहाँ, किस लिए, नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। हम जितना पढ़ें, जितना लिखें, कहीं भी काम करें, कहीं से भी इकोनॉमी जनरेट करें, विलिंगली, अनविलिंगली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, क्या है, वी आर रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशंस, है ना। अगर हमारे नेशन में क्वालिफिकेशन ज़्यादा होगा, लिटरेसी ज़्यादा होगा, तो नो डाउट एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगा, सोशल क्राइम्स तो कम हो ही जाएंगे, और उसके साथ साथ क्या होगा, जब क्वालिफाइड आप होंगे तो आप प्रॉस्पर करेंगे, आप डेवलप करेंगे, एंड बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपके साथ साथ देश भी ऑटोमेटिक डेवलप करेगा। तो दैट इज व्हाई द अल्टीमेट ऑफ एजुकेशन इज व्हाट, नेशनल डेवलपमेंट। और नेशनल डेवलपमेंट कब होता है, या डेवलपमेंट कब होता है किसी भी चीज का, आज के जमाने में, वंस वी आर इकोनॉमिकली प्रॉस्पर, है ना। जब आपके पास पैसा बढ़े, जब आपके पास धन संपत्ति बढ़े, तो माना जाता है कि आप डेवलप कर रहे हैं, यू आर इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो एजुकेशन का कहीं नहीं क्या क्या एम आ रहा है, फर्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेकंड नेशनल डेवलपमेंट, और नेशनल डेवलपमेंट ही फाइनल होता है, ठीक है ना। तो एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, कहीं ना कहीं इमीडिएट रीजन आप ये मान सकते हैं कि एजुकेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड, मान लीजिए फ्री में ही प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इट इज नो डाउट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, बेटरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल ऑल्सो, पर इन फ्यूचर इसका जो सीक्वेंस कंप्लीट होता है वो यहाँ जाकर होता है, ठीक है ना। इसीलिए इक्विलाइजेशन और यूनिवर्सलाइजेशन की बात की गई, समझ गए। तो जब इक्विलाइजेशन और यूनिवर्सलाइजेशन करने के लिए सोचा गया ना, कोई भी काम आप प्लान करेंगे, प्लानिंग इज अ डिफरेंट थिंग, जब उसको एग्जीक्यूट करने जाएंगे ना, तो यू विल फेस नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, आपको ढेर सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप उसको सॉल्व भी करेंगे भाई, और कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते 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 करते
किसी की राय हम ले लेते हैं, कुछ रेफरेंस ले लेते हैं, ताकि उनके आइडियाज़ को अगर अप्लाई किया जाए तो भाई सॉल्यूशन थोड़ा अच्छा निकल कर आए, ठीक है ना। तो उसी में ले लिया गया स्वामी विवेकानंद के व्यूज़ को। देखिए स्वामी विवेकानंद के व्यूज़ को ही क्यों सिलेबस में पॉइंट आउट किया गया, क्योंकि आप लोग बीएड कर रहे हैं, है ना। बीएड कर रहे हैं तो नो डाउट टीचर ही बनना है, तो बीएड करके आप टीचर बनेंगे वो तो बात की बात है। पहले तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये स्टूडेंट्स, जो देश का बहुत अच्छा खासा परसेंटेज है ना। तो ये क्या होता है, टीचर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। देखिए पढ़ लिख के हर बच्चा, जो टॉपर हो या जो ड्रॉप आउट्स हो, वो लाइफ में कहीं ना कहीं सेटल तो हो जाता है, इकोनॉमी तो जनरेट करता है एंड ऑफ द एजुकेशन, एंड ऑफ द सीन, ठीक है ना। पर एजुकेशन के साथ साथ ना, एजुकेशन के साथ साथ मैं आपको बताऊं, दो चीज़ें डेवलप होनी चाहिए। बहुत सारा चीज़ होता है, बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, एंड ऑल आर सपोज टू गेट डेवलप्ड अलॉन्ग विद द एजुकेशंस। पर आप बेसिकली इस सिलेबस के कॉन्टेक्स्ट में मानिए तो एजुकेशन जो है ना भाई, यहाँ से इकोनॉमिक डेवलपमेंट आना चाहिए वंस इट इज़ ओवर, ठीक है। एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट आना चाहिए, दूसरा जो है मोरल या रिलीजियस डेवलपमेंट मान लीजिए, मोरल या रिलीजियस डेवलपमेंट आना चाहिए। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ना, स्वामी विवेकानंद वाज वन ऑफ द फेमस स्कॉलर, फेमस फिलोसोफर, आप कुछ भी कह लीजिए इनको, इनके लिए हर वर्ड सूट करता है अच्छा वाला, है ना, गलत कुछ नहीं बोल सकते। तो स्वामी विवेकानंद के व्यूज को यहाँ डाला गया क्योंकि स्वामी विवेकानंद जो थे वो कैरेक्टर के बेस पे ना बहुत साउंड क्वालिटी के इंसान थे, ठीक है। हाईली एजुकेटेड भी थे, उनका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा था। उनका जो व्यू था कि भाई ह्यूमैनिटी प्रॉस्पर करना चाहिए, ह्यूमैनिटी प्रॉस्पर करने के लिए उन्होंने बताया था कि सोसाइटी में कम से कम मोरालिटी होना चाहिए, रिलीजियस डेवलपमेंट सोसाइटी में होना चाहिए, धर्म के प्रति आस्था, धर्म का ज्ञान सिटीजन्स को होना चाहिए, अब वो चाहे किसी भी धर्म के हों, ठीक है ना। तो इस तरह से जब कोई भी इंसान अपने रिलीजियन या अपने रिलीजियस स्पिरिट के प्रति डेवलपमेंट रखता है ना, तो उसका कैरेक्टर कहीं ना कहीं मॉरल बन जाता है, वो काफ़ी नैतिक किस्म का आदमी होता है। गलत काम उससे कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, मतलब इट इज सपोज्ड कि अगर वो कोई संत आदमी है, मोरल नॉलेज रखता है, तो गलत काम शायद ही करे। तो अलॉन्ग विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर एक इंडिविजुअल में मोरल डेवलपमेंट हो, तो आप सोचिए कि व्हाट वुड बी द सिनेरियो ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी कितना अच्छा तरह से प्रॉस्पर करेगा। ये जो डेवलपमेंट है ना, ये अकेले कई सारे एवल्स को खत्म कर देगा, ठीक है ना, वायलेंस से लेकर बाकी जितना भी क्राइम्स का आप नाम ले लीजिए। अगर आदमी मॉरली डेवलप है तो 90%, 99% प्रॉब्लम तो यहीं से खत्म हो जाता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद के व्यूज को यहाँ आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो चलिए यूनिवर्सलाइजेशन को डिस्कस कर लेते हैं। इक्विलाइजेशन तो आपको समझ में आ ही गया होगा, दोनों पैरेलल चलता है, आप इसके कॉन्टेक्स्ट में दोनों को सिमिलर वर्ड मान सकते हैं, ठीक है ना, ताकि ये एक साथ कंप्लीट हो जाए। तो जब इक्विलाइजेशन या यूनिवर्सलाइजेशन को कंसिडर किया गया, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, इसको मेन ये यूनिट क्यों फ्रेम आउट किया गया कि वंस अ सर्वे वाज डन, जब सर्वे किया गया होगा या कोई इंटरव्यूज लिया गया होगा अलग अलग जगह पे कि भाई आपके यहाँ एजुकेशन रेट कितना है, जैसे आज के डेट में होता है, देखिएगा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से घर पे लोग आते हैं, है ना, कितने फैमिली मेंबर्स हैं, कितने क्वालिफाइड हैं, अर्निंग कितना है, इस तरह की बातें पूछते हैं। तो इस तरह से रिलेटेड कुछ उस टाइम भी किया गया होगा। तो इट केम इन टू लाइट क्या कि कुछ रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, ठीक है ना, मतलब अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं,
तो इससे क्या हो रहा है कि सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है लोगों का डिस्टर्ब हो रहा है। जो हाईली एजुकेटेड हैं उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड थोड़ा सा डेवलप्ड है, जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा कम है, या उनका सोचने का तरीका, सोशल सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करने का तरीका थोड़ा सा पुअर है। ठीक है, तो इस तरह के रीजनल डिस्पैरिटीज और डिफरेंसेस को देखा गया। तो रीजनल डिस्पैरिटीज और डिफरेंसेस को देखते हुए ये प्लान किया गया कि विद द हेल्प ऑफ सम अथॉरिटी, जो प्रॉपर कोई अगर अथॉरिटी हो तो उसके हेल्प से हम क्या करें कि एजुकेशन को सब तक पहुंचाएं। ठीक है ना। तो पहले आपको एक अथॉरिटी मैंने बताया होगा, आपको शायद नाम याद हो, CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। CABE ये किसके लिए काम करता है? टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। और ये गवर्नमेंट को, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है, ये गवर्नमेंट को एडवाइस करता है कि एजुकेशन के फील्ड में इस तरह के मॉडिफिकेशंस किए जाने चाहिए। तो इन्होंने क्या एडवाइस किया? इन्होंने ही एडवाइस किया कि भैया आप ना ये दो काम करो, यूनिवर्सलाइज करो और इक्वलाइज करो एजुकेशन को। ठीक है ना। तो जब आप यूनिवर्सलाइज करोगे या इक्वलाइज करोगे तो सोसाइटी में कई सारे जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना वो बाय डिफॉल्ट कवर अप हो जाएंगे। ठीक है ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए इसने क्या किया कि अभी जैसे मान लीजिए आप लोगों को पता होगा वो आंगनवाड़ी कुछ कहते हैं, उसका एक्चुअल नाम है ICD, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर। ठीक है। उसी तरह से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा RMS को स्टैब्लिश किया गया। ठीक है ना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अनुष्ठान या ऐसे कुछ नाम था, RMS ही कहा जाता है उसको। ठीक है। उसके बाद आज भी रूरल एरिया में देखेंगे तो MSK है, माध्यमिक शिक्षा केंद्र है। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किए गए और इन सब का अपना अपना एम था। ठीक है ना। जैसे ICD में क्या होता है कि भाई बच्चों को बेसिक एजुकेशन दिया जाए। ठीक है ना। RMSA में क्या होता है कि इनको कम से कम 10th तक एजुकेशन दिया जाए, इसका भी 10th तक एजुकेशन दिया जाए। और अभी तक इतना प्रोविजन ही बना है। 12th तक का एजुकेशन 2020 पॉलिसी में डिस्कस किया गया है, बट इट इज येट टू बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए विथ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। क्या ऑब्जेक्टिव्स रखा गया? देखिए ऑब्जेक्टिव्स बड़ा सिंपल रखा गया कि एजुकेशन के क्वालिटी को एनहेंस किया जाए। ठीक है ना, एनहेंसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ये जो इक्वलाइजेशन है या यूनिवर्सलाइजेशन है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसके प्रॉपर 4 ऑब्जेक्टिव्स रखे गए। नंबर 1, एनहेंस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के क्वालिटी को बढ़ाइए। पहला टारगेट रखा गया कि आज हम लोग जिस तरह से भी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसका क्वालिटी इसके कंपैरिजन में थोड़ा बेटर प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक है। और एक काम करिए कि बच्चे तो आ रहे हैं पढ़ने, एनरोलमेंट्स तो हो रहा है, पर एनरोलमेंट होने से नहीं होगा। आप ना यूनिवर्सल एनरोलमेंट कराइए। यूनिवर्सल एनरोलमेंट होना चाहिए। यूनिवर्सल एनरोलमेंट इन द सेंस कि अगर मान लीजिए हम कोई एक घर कंसिडर करते हैं, ठीक है, और इस घर में अदर देन पेरेंट्स 6 से लेकर 14 साल के एज में 2 बच्चे हों या 3 बच्चे हों, चाहे जो भी हों, तो ये 2 नहीं, ये 3, मतलब सारे बच्चों को एनरोल करवाया जाए। अगर उनका एज 6 to 14 हो तो उनके उस रेस्पेक्टिव क्लास में उसको एडमिशन दिया जाए। यानी कि हर एक बच्चा lying under the age of 6 to 14 should be enrolled in certain academic institution for its basic education। तो पहले बोला कि यूनिवर्सल एनरोलमेंट करवा लीजिए। ठीक है, देखिए यूनिवर्सल एनरोलमेंट चालू हो गया। आज बच्चे को आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में लेकर जाएं तो होपफुली दे वोंट डिनाई। ठीक है ना, उस प्रोविजन के अंडर में उनको एडमिशन लेना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम क्या आता है जानते हैं? सरकार तो एडमिशन ले रहा है,
गवर्नमेंट ने स्कूल खोल दिए, आओ भाई पढ़ो, फ्री में किताब दे रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं। पर अब कहीं ना कहीं रोल आ जाता है पेरेंट्स का। वो बच्चों को मोटिवेट करते ही नहीं है, बच्चों को इंस्पायर करते ही नहीं है स्कूलिंग के लिए, मतलब उस स्तर की बात की जा रही है जिनके लिए ये सारा प्रोग्राम लेआउट किया गया है, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, पढ़ते 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 बच्चे बीच में स्कूल जाना छोड़ देता है या स्कूल कम जाता है। एंड ऑफ द ईयर देखा जाता है, अगर स्टार्टिंग में एनरोलमेंट 100 बच्चों का हो तो एग्जामिनेशन में 60 बच्चे आए हों या 70 बच्चे आए हों। तो फिर एक दूसरा पॉलिसी लिया गया कि भाई रिटेंशन होना चाहिए, यानी कि जो बच्चे एनरोल करें वो छोड़ के ना जाएं। अब रिटेंशन के लिए आपको जो जो करना है आप करिए, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने उसके लिए प्रोविजन ले डाउन कर दिया कि बच्चों को रिटेंशन के लिए आप जो मर्जी करिए। तो पहले तो रखा गया मिड डे मील, देखिए चालू हो गया MDM, ये स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, जस्ट समझने के लिए मैंने लिख दिया मिड डे मील। जो बच्चा गरीब परिवार से है वो 4 घंटा या 6 घंटा स्कूल में क्या करेगा अगर उसका पेट ही ना भरा हो, ठीक है ना। तो पहले मिड डे मील करा दिया गया कि ठीक है जो बच्चा पढ़ने आएगा भाई उसको खाना भी मिलेगा। पहले लेक्चर क्या था, पढ़ाई क्या था, बहुत सिंपल तरीके से होता था, नीचे बैठा के बोल दिए, बोर्ड पे लिख के बोल दिए, किसी भी तरह से बोल दिए इन ओल्डन डेज। तो यहाँ पे बोला गया कि नहीं, आप किसी भी तरह से बच्चों को मत पढ़ाइए, मतलब आपके पास प्रॉपर क्लासरूम होना चाहिए, क्लासरूम मिनिमम 3 होना चाहिए, ठीक है। सारे क्लासरूम में आपके पास ब्लैक बोर्ड्स होने चाहिए, और जो क्लासरूम होना चाहिए ना वो पक्का होना चाहिए, पक्का हाउस, मतलब क्लासरूम के ऊपर प्रॉपर छत, सैनिटेशन एटसेट्रा होना चाहिए। तो ये एक तरह से क्या है ना कि ये वेदर सिक्योरिटी का भी काम कर रहा है, ठीक है ना। बारिश में आप भीग नहीं रहे हैं, आपके पास प्रॉपर यूरिनल्स वगैरह है, पढ़ने के लिए बड़ा बड़ा ब्लैक बोर्ड है, इसको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी कहा जाता है। क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया गया। तो इससे क्या होगा कि बच्चों का कहीं ना कहीं रिटेंशन बढ़ेगा। अगर इससे भी आप रिटेंशन नहीं बढ़ रहा है तो आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल लाइए, TLM लाइए, बच्चों को दिखा दिखा के पढ़ाइए। सिर्फ हाथी पढ़ाने से नहीं होगा, उसको दिखाइए कि हाउ डज हाथी लुक लाइक, हाथी दिखता कैसा है, ठीक है ना। खाली वेस्ट बंगाल पढ़ाने से नहीं होगा, वेस्ट बंगाल का उसको मैप दिखाइए कि इसका एक्सटेंशन कैसा है, इसका लेफ्ट राइट नॉर्थ वेस्ट में किस तरह से इसके एक्सपेंशंस हैं। तो क्या होगा कि वो एक विजुअल अटेंशन कैप्चर करता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो इससे बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक उसका रिटेंशन बढ़ जाएगा, रिटेंशन बढ़ जाएगा तो ड्रॉप आउट्स के रेशियो कम हो जाएंगे, ठीक है। ड्रॉप आउट्स के रेशियो कम हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो थर्ड एम है रिटेंशन वो सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। चौथा था ICT एनेबल्ड एजुकेशन। बोला कि भाई खाली आप कोर एजुकेशन मत दो, अब आप ना एजुकेशन में कहीं ना कहीं कंप्यूटर को अप्लाई करो, ठीक है, बच्चे कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन लें। तो आज आपको पता होगा कि हर एक स्कूल में एक कंप्यूटर विभाग, कंप्यूटर सेक्शन खोलने के बाद चल रहा है, कहीं कहीं खुल भी गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से इक्विलाइजेशन और यूनिवर्सलाइजेशन भी ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है ना। देखिए ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ जब मैंने ऑब्जेक्टिव्स मेंशन कर दिया ना तो प्रॉब्लम्स भी आपको समझ में आ गया होगा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस गिवन। पहले ही था प्रॉब्लम्स क्या है, तो भाई यही प्रॉब्लम है कि पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाज देयर, या फिर अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन नहीं था। एनरोलमेंट वाज नॉट यूनिवर्सल, कोई भी स्कूल में जाता था ना तो सबको एडमिशन नहीं लिया जाता था, वो अप्रोच में काम होता था या पहचान में काम होता था। कोई गांव का पटवारी है, चौधरी है, उसके बेटे को पढ़ा लो, जो गांव का मोची है उसके बेटे को मत पढ़ाओ। तो इस तरह से पार्शियलिटीज चले आते थे। तो यहाँ पे यूनिवर्सल एनरोलमेंट ने उसको खत्म कर दिया, ठीक है। रिटेंशन मैंने आपको बता दिया कैसे क्या होता है। और ICT यानी कि ये एक तरह से इंटरेस्ट कैप्चरिंग इक्विपमेंट्स है। ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों को ICT के हेल्प से नहीं पढ़ाया गया वो नहीं पढ़ पाए, ठीक है ना। चेंजिंग टाइम के साथ बच्चों के इंटरेस्ट को पकड़ने के लिए ICT को इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे जो पहले सर्वाइव करते थे, पहले लाई करते थे, इनके इम्प्लीमेंट्स होने के बाद वो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गए, ऐसा थ्योरेटिकली माना जाता है। इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अभी भी सर्वाइव करते हैं, प्रॉब्लम्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये था ऑब्जेक्टिव्स, इसके दो साइड मैंने आपको बता दिया, एक प्रॉब्लम्स में चला गया, प्रॉब्लम्स के ऊपर वर्कआउट कर लिए तो वही प्रॉब्लम्स क्या हुआ, सॉल्यूशन का काम करने लगा, ठीक है ना।
एक टू गुड इवनिंग गुड इवनिंग বাবা ও বলছে আমি স্কুলে যাব তো मोस्ट वेलकम ভিডিও স্কুলে যাব তো हाँ 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 ठीक है, तो आगे चलिए अब देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद के व्यूज़ को। स्वामी विवेकानंद का एजुकेशन के रिलेशन में क्या कहना था। देखिए स्वामी विवेकानंद ने ना स्वामी विवेकानंद ठीक है, यहीं से कवर अप हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन को स्पेसिफिक पॉइंट पे रख के अपना कोई व्यू एक्सप्रेस नहीं किया था। ठीक है, उनका व्यूज कॉमन था बेस्ड ऑन द एजुकेशन सिस्टम। ठीक है ना, तो जब स्वामी विवेकानंद की बात हो रही है थोड़ा उनके बारे में आप जान लीजिए। स्वामी विवेकानंद जन 1863 इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये अपने मदर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। उनकी जो मदर थी वो बहुत रिलीजियस नेचर की थी। भुवनेश्वरी देवी नाम था इनकी मदर का। ये उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, उनके इन्फ्लुएंस में आकर स्वामी विवेकानंद जब यहाँ से इन्फ्लुएंस हुए ना अपने मदर से, तो उनका कहीं ना कहीं ये इंटेंशन था या उनकी इच्छा थी कि देयर शुड बी रिफॉर्म। ठीक है ना, कहाँ रिफॉर्म हो, वो दो जगह पर रिफॉर्म चाहते थे अपने सोसाइटी में। एक तो जो लोअर कास्ट के लोग थे, उस टाइम कास्टिज्म बहुत ज़्यादा था, लोअर कास्ट के जो पीपल थे उनमें और वोमेन में। ये दो सेक्शन ऐसा था जो ऑलमोस्ट एजुकेशन से डिप्राइव थे, मतलब एजुकेशन के फील्ड में इनको बहुत ज़्यादा वैल्यू उस टाइम नहीं दिया जाता था या एंटरटेन नहीं किया जाता था। तो उनका मानना था या उनकी इच्छा थी कि ये दो सेक्शन जो हैं इम्प्रूव करें, पैरेलल बाकी सेक्शन तो इम्प्रूव कर ही रहे हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया दैट इज़ कॉल्ड ब्रह्म समाज। ठीक है ना, उन्होंने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया? ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया। इट वॉज फाउंडेड बाई केशव चंद्र सेन एंड देवेंद्र नाथ ठाकुर। केसी सेन एंड डीएन ठाकुर इसके फाउंडर थे। इन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद वो उसके आइडियोलॉजी के हिसाब से काम करते रहे, डेवलपमेंट का काम उन्होंने किया। ठीक है, करने के साथ साथ वो रामकृष्ण परमहंस उनके टीचर थे, वर्ल्ड नोन है, ये उनके डिसिपल बने। ठीक है ना, आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क है, डिसिपल और स्टूडेंट में क्या डिफरेंस होता है बताइएगा मुझे। ठीक है ना, पर्सनली व्हाट्सएप करके बताइए, देखते हैं आप लोग क्या एनालाइज करते हैं। तो वो आरके में स्वामी रामकृष्ण परमहंस से वो कब मिले? इन 1881। ठीक है, 1881 में उनसे मिले। मिलने के बाद वो पहले डिसिपल उनके बने नहीं थे, बस आना जाना था, वो टच में थे। 1884 में इन्होंने
उनको गुरु एक्सेप्ट कर लिया, उनके डिसिपल बन गए, ठीक है ना। कब बने? 1884 या आसपास, शायद इनके फादर का डेथ हुआ होगा। फादर के डेथ के बाद इट्स अ वेरी नॉर्मल सीन कि जब पेरेंट्स का डेथ होता है तो कुछ यंगस्टर्स होते हैं जिनका पूरा लाइफ उसके बाद चेंज हो जाता है। तो इस तरह से और भी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए 1884 में, वो रामकृष्ण परमहंस के डिसिपल बन गए, ठीक है। जब रामकृष्ण परमहंस 1886 में उनका डेथ हुआ तो उसके बाद क्या था, उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स से डिसिपल्स रहे होंगे, 8 कुछ बहुत ज़्यादा नियर एंड डियर थे। उन्होंने ये डिसाइड किया कि नाउ ऑनवर्ड्स हम लोग अपने जो गुरु हैं या जो टीचर हैं या थे रामकृष्ण परमहंस, उनके आइडियोलॉजीज और उनके पाथ को ही अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और उन्हीं के स्टाइल में अपना लाइफ स्पेंड करेंगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि वो अपने गुरु के आइडियोलॉजी पे चलने लगे, ठीक है ना। ही वॉन्टेड वन मोर थिंग कि ही वॉन्टेड टू री इंट्रोड्यूस द वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ठीक है ना, एंड इम्बाइब द ह्यूमन वैल्यूज। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे कि कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में जो भी एजुकेशन चल रहा है ना, ठीक है चले, उससे उनको दिक्कत नहीं था, पर उसके साथ साथ में वैल्यू एडिशन हो, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। ये एक बहुत बड़ा सेक्शन, यहाँ पर सिर्फ नाम आया है तो मैं आपको बता दूँ। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का सिंपल सा एक मीनिंग ये आता है ना कि अलॉन्ग विद द एजुकेशन, वो मॉडर्न हो, ट्रेडिशनल हो, चाहे जो भी हो, उसके साथ साथ ना स्पिरिचुअल एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन, ह्यूमैनिटी ओरिएंटेड एजुकेशन, यानी कि इन वन वर्ड सब कुछ सीखने के बाद भी आप में डिसेंसी हो, पोलाइटनेस हो, ठीक है ना, आपका बिहेवियर बड़ा काम हो, देन इट इज कॉल्ड, देन यू आर कॉल्ड एन एजुकेटेड पर्सन, ठीक है। तो वो ये सारी चीज़ों को ह्यूमन के लाइफ में एम्बाइब करना चाहते थे, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, एम्स ऑफ एजुकेशन क्या था? कुछ 7-8 स्पेसिफिक एम थे उनके, जैसे कि क्रिएटिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रियलाइजेशन। उनका ये मानना था, क्रिएटिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है। ऐसा उनका मानना था कि ये होना चाहिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। वंस यू आर एजुकेटेड, आपकी पर्सनैलिटी बताएगी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड का जो एक्सप्रेशन है ना, वो आपके अंदर होना चाहिए, यानी कि एनिमिटी पे आप बहुत ज़्यादा बिलीव ना करें, यूनिवर्सल ब्रदरहुड आपके अंदर काम करे, ठीक है ना। आपका फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एस्टैब्लिश हो, ग्रो करे, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ में ग्रोथ हो, ठीक है। उसके लिए बहुत सारा वो आउटडोर एक्टिविटीज़ भी प्रिस्क्राइब किया करते थे। फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट था उनके लिए, फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर। अब कैरेक्टर को अगर एलाबोरेट किया जाए तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, आप खुद ही समझ लीजिए कि देयर शुड बी फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर अलॉन्ग विद द एजुकेशन एंड अल्टीमेटली देयर शुड बी अचीवमेंट ऑफ परफेक्शन, अचीवमेंट ऑफ परफेक्शन, ठीक है। ये सारा उनका एजुकेशन का एम था, ठीक है ना। अब इस एम्स को अचीव करने के लिए उन्होंने कुछ मेथडोलॉजीज भी बताए थे, दैट इज कॉल्ड मेथडोलॉजी और इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्वामी विवेकानंद रिलेटेड टू एजुकेशन। तो उन्होंने क्या बताया था टीचिंग मेथडोलॉजी में? उन्होंने बहुत ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी को वैल्यू दिया था, दैट इज देयर शुड बी गुड रिलेशन एंड गुड इंटरैक्शन बिटवीन टीचर, वो टीचर नहीं कहते थे, वो गुरु कहते थे, गुरु एंड स्टूडेंट, इन दोनों के बीच का संपर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ थक गया तो बैठ के बता देता हूँ, होना चाहिए। उसके बाद क्या है ना कि चिल्ड्रन शुड इंक्लूड कल्चरल हेरिटेज। एक बच्चा कहीं भी पढ़े, किसी भी क्लास में पढ़े, वो पैरेलल टू द सिलेबस अपने कल्चरल हेरिटेज के बारे में ना उसका परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, एंड दिस टॉपिक शुड बी इंक्लूडेड
इन हिस्ट्री, ज्योग्राफी एट्सेट्रा, अलग अलग जगहों पे, ठीक है ना। एजुकेशन मस्ट बी लाइफ स्किल बिल्डिंग प्रोसेस, उनका ये मानना था और ये उनका बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट्स रहा है। एजुकेशन सिर्फ ऐसा ना हो कि पढ़ने के बाद वो किताब में ही रह जाए, हम उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट ना कर पाए। तो इसी टर्म के बेस पे ना उन्होंने कहा था कि दो वी आर इंडियन, ठीक है ना, हमको ट्रेडिशनल एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन तो अचीव करना ही है, उसके साथ ही साथ हमको मॉडर्न एजुकेशन और वेस्टर्न एजुकेशन को भी अडॉप्ट करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, और अगर हम इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे तो एज अ रिजल्ट हमारा देश भी इकोनॉमिकली ग्रो करेगा। इसीलिए उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दिया था, ठीक है। मेथोडोलॉजी में उन्होंने कहा था कि गुरु पिपल रिलेशनशिप होना चाहिए, बच्चों को एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ाया जाए, सो दैट कि एग्जाम्पल्स के थ्रू क्या होता है ना कि कुछ कुछ चीज़ें जो समझ में कम आती है इन नॉर्मल टेक्स्ट, तो वो एग्जाम्पल्स के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। इसीलिए सेकेंड एम्फेसिस उनका ये था कि पीपल लर्न्स बाय एग्जाम्पल्स। देखिए, चूंकि वो एक संत टाइप के आदमी थे, नॉट टाइप, ही वॉज अ संत, ठीक है ना, तो वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे, दैट इज मेडिटेशन। वो कहते थे कि मेडिटेशन सबको करना चाहिए, वो स्टूडेंट हो, काम करने वाला आदमी हो, समाज के किसी भी वर्ग से हो, तो ही शुड मेडिटेट। फायदा क्या होता है, जब आप मेडिटेट करेंगे ना, तो मेडिटेशन से क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कंसंट्रेशन कहाँ बढ़ेगा, आप जिस फील्ड के आदमी है उस फील्ड में आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जब आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना, तो बाय डिफॉल्ट उस चीज़ के ऊपर आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। जब इंटरेस्ट बढ़ेगा ना, तो आपका नॉलेज वहाँ बढ़ ही जाएगा। और हमारा एम तो यही है भाई कि नॉलेज अचीव करना, इसीलिए वो मेडिटेशन पे जोर देते थे। एंड उनका ये भी कहना था ना कि एजुकेशन के साथ साथ कुछ एक्सकर्शंस भी करवाए जाए, मतलब लर्निंग ऑन ट्रैवलिंग, जर्नी करते करते सीखिए। तो इसका कहीं ना कहीं एक छोटा सा झलक आप लोग का बीएड में भी है, एजुकेशनल एक्सकर्शन स्कूल्स में भी करवाए जाते हैं, एनुअल एक्सकर्शंस वगैरह। तो ये उनका ही आइडियोलॉजी है, ठीक है ना, कि बच्चों को कहीं घुमा के लाया जाए, वो बाहर से सीखें, बाहर से देखें, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन में लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा था कि भाई इट शुड बी मदर टंग ओनली, कि मदर टंग के हेल्प से आप बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करिए। जब कम से कम वो बेसिक लेवल अच्छे से अचीव कर लें, उनका अंडरस्टैंडिंग मैच्योर हो जाए, वो चीज़ों को समझने लगें, तो फिर आप मदर टंग से दूसरे टंग में या दूसरे लैंग्वेज में स्विच कर सकते हैं। बट द बेसिक मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इन मदर टंग ओनली। तो इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि आपका यूनिट 3 जो यूनिवर्सलाइजेशन और इक्वलाइजेशन था वो खत्म हो जाता है। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है कंसेप्ट में, प्रॉब्लम्स में, या स्वामी विवेकानंद के व्यूज़ को समझने में, तो एक बार बोलिएगा, आई विल लेट यू नो वंस अगेन, मैं एक बार फिर से क्लैरिफाई कर दूंगा। चलिए कोशिश करते हैं अगले क्लास को फिर रिकॉर्ड कर देंगे। टिल देन थैंक यू, बाय।